बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आकाश और हम पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और आज उसका तीसरा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हो। पिछले वीडियो में हमने देखा कि थर्मल एक्सपांशन होता क्या है और इस वीडियो में हम उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल अभी आपके स्क्रीन पे है। A steel tape 1 meter long is correctly calibrated for a temperature of 27 degrees Celsius. The length of a steel rod measured by this tape is found to be 63 cm on a hot day when the temperature is 45 degrees Celsius. What is the actual length of the steel rod on that day? What is the length of the steel rod on the day when the temperature is 27 degrees Celsius? Coefficient of linear expansion of steel is 1.20 into 10 to the power minus 5 per Kelvin. So ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि एक रॉड है, उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है 45 डिग्री सेल्सियस पे और 27 डिग्री सेल्सियस पे उसकी लेंथ क्या होगी। सबसे पहली बात हम समझेंगे कि हमारे पास एक टेप है जो बना है स्टील का, ये वो टेप है, ये 27 डिग्री सेल्सियस पे करेक्टली कैलिब्रेटेड है। कैलिब्रेटेड मतलब क्या, इसमें मार्किंग्स की गई है जो सही है, करेक्ट है, विदाउट एनी एरर है। ये टेप की लेंथ जो है 1 मीटर लॉन्ग है, विच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो मार्किंग्स 1 to 100 सेंटीमीटर के बीच की होगी। ये दिया गया हमारा स्टील टेप, बट इसके साथ हमें एक और चीज़ दी गई है, वो है एक स्टील रॉड। ये हमारा रॉड जो फुल स्टील का है। अब ये दो अलग मटेरियल है, इनको इनके बीच में कन्फ्यूजन ना रखें। ये जो रॉड है इसकी लेंथ हमें मिली है 63 सेंटीमीटर ऑन हॉट डे जब टेम्परेचर था 45 डिग्री सेल्सियस। अभी हमें ये देखना है कि 45 डिग्री सेल्सियस पे इसकी एक्चुअल लेंथ क्या थी, एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड, और यही रॉड की लेंथ जो है जब 27 डिग्री सेल्सियस होगी तब कितनी होगी। लेंथ यहाँ पे ऑफ आएगा एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये दो चीज़ हमें फाइंड करनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। सबसे पहली बात कि हमें इसमें से एक और चीज़ पता चली है कि T1 इज इक्वल टू क्या है, गिवन 27 डिग्री सेल्सियस और T2 इक्वल्स टू 45 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम लोग डेल्टा T कैलकुलेट करेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 45 माइनस 27, दैट विल बी 18 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमको डेल्टा T की वैल्यू मिल गई। सबसे पहली बात, हम डायरेक्टली रॉड पे जम नहीं करेंगे, हम लोग इंटरमीडिएट टेप का मान लेंगे। तो टेप की लेंथ जो है 45 डिग्री सेल्सियस पे, एट 45 डिग्री सेल्सियस लेंथ ऑफ टेप क्या होगी, L इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। और अल्फा की वैल्यू हमको गिवन थी, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर केल्विन। सो इसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इनिशियली इसकी लेंथ कितनी थी, 100 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 18। अब मेरे पास कैलकुलेटर है, 1.2 इंटू 18 हम करेंगे, तो आंसर आएगा 21.6 डिवाइडेड बाय, सो ये हो जाएगा 100 इंटू 1 प्लस 0.000216, सो 100 इंटू 1.000216, सो लेंथ आ जाएगी 1.100.0216 सेंटीमीटर। ये थी ये टेप की लेंथ जब 45 डिग्री सेल्सियस होगी। अभी ये तो पूरी 100 सेंटीमीटर का इतना हुआ ना, अब हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो रहेगा इससे टेप में उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो 1 सेंटीमीटर इन टेप इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आएगी वो 100.0216 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 100 है, तो ये आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर ऑफ द टेप। तो हमें देखना है कि 45 डिग्री सेल्सियस पर ये 1 सेंटीमीटर कितना होगा, तो 63 सेंटीमीटर्स कितना होगा। सो लेंथ तो हम लोग का यहाँ पे पहले वाला आ जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड आएगा
कि 1 सेंटीमीटर ऑफ द टेप इंटू 63, अगर हम लोग इसे करेंगे तो आंसर आएगा 63.0136 सेंटीमीटर। अभी आ गया आपका एक्चुअल लेंथ की, ये लेंथ है रॉड की जब 45 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें ये मिल गया है। आप इतना जो है कॉपी कर लीजिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लेंथ ऑफ रॉड एट 27 डिग्री सेल्सियस कैसे निकालेंगे। सो हमें पता चल गया एक्चुअल लेंथ 63.0136 है। हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे लेंथ ऑफ रॉड एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब एक सिंपल सा लॉजिक की बात बताओ, अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ही होगी टेप में, और अगर वो 1 सेंटीमीटर परफेक्टली 1 सेंटीमीटर है तो 63 सेंटीमीटर ऑफ द रॉड, अगर तुम ये टेप से देखोगे तो वो भी 63 सेंटीमीटर ही आएगी। सो इसको हम आंसर से लिखेंगे, वेल 27 डिग्री सेल्सियस पे जब होगा तब 1 सेंटीमीटर मार्क will exactly be at 1 centimeter. Therefore, length of rod at 27 degree Celsius equals to 63 centimeter. Now आपको इसके दो आंसर्स मिले। आपको दो चीज़ फाइंड करनी थी। पहली थी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड क्या होगी 63.0136, और आपकी लेंथ ऑफ रॉड जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगी तब आपकी होगी एक्जैक्टली 63 सेंटीमीटर। सो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अ ब्रास रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 3 mm इज जॉइंट टू अ स्टील रॉड ऑफ द सेम लेंथ एंड डायमीटर। What is the change in the length of combined rod at 250 degree Celsius if the original lengths are at 40 degree Celsius? Is there thermostat developed at the junction? The ends of the rods are free to expand. And given coefficient of real expansion of brass is 2 into 10 to the power minus 5 per Kelvin, steel is equal to 1.2 into 10 to the power minus 5 per Kelvin. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली समझेंगे हमें फाइंड क्या करना है। हमें दिया है एक रॉड दिया है जो है स्टील का, और एक रॉड दिया है ब्रास का। इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों की जो है डायमेंशन सेम है, लेंथ 50 सेंटीमीटर है और डायमीटर 3 mm, दोनों की 50 सेंटीमीटर और 3 mm। अभी हमें क्या बताया है कि इन दोनों को हमने जोड़ दिया आपस में, तो ये मिलकर एक बड़ा सा रॉड बन गया। यहाँ पे ब्रास रखा, यहाँ पे स्टील रखा, जोड़ दिया, क्योंकि अभी इनकी जो डायमीटर सेम है तो ये एग्जैक्टली एक सेम पार्ट से देखेंगे। समझो कि ये स्टील रॉड है और ये ब्रास रॉड है, हमने इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया। अब हमने क्या बताया कि इनके जो एंड्स जो है वो फ्रीली एक्सपांड कर सकते हैं, तो ये एंड भी ऐसे एक्सपांड करके आगे जा सकता है, ये एंड भी एक्सपांड करके आगे जा सकता है। तो इनके एंड फ्री टू एक्सपांड है और टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे गिवन है। इन दोनों का ही हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दिया गया है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि जब टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस होगा तब ये दोनों मिलके कुछ हाइट बढ़ाएंगे। स्टील थोड़ा अलग तरीके से बढ़ेगा, ब्रास के लिए थोड़ी अलग बढ़ेगी। इन दोनों की जो डिफरेंस होगी, जो बढ़ने के बाद की डिफरेंस, उन दोनों को ऐड करके हमको दिखाना है। इनडायरेक्टली हम लोग को डेल्टा एल दिखाना है ऑफ दिस होल रॉड। हम लोग को लेंथ का डिफरेंस बतानी है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द होल रॉड एट 250 डिग्री सेल्सियस। सो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले डेल्टा टी निकालेंगे। 250 माइनस 40 इक्वल्स टू 210 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारा डेल्टा टी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टील को पहले सॉल्व करके देंगे, फिर ब्रास को सॉल्व करेंगे। सो पहली बात गिवन हम देखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 1.2 into 10 to the power minus 5 पर केल्विन, या फिर आप केल्विन कैसे लिख सकते हो, रेज़ टू -1। तो हमें पता है इसकी फाइनल लेंथ क्या होगी,
उसका फॉर्मूला है L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा एस और डेल्टा टी। अल्फा एस क्योंकि ये स्टील का है। अभी हमने देखा इसकी इनिशियल लेंथ 50 थी, 1 प्लस 1.2 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 210। हमारे पास कैलकुलेटर है, हम यहाँ पर करेंगे 1.2 इंटू तो यहाँ जाएगा 50 इंटू 1 प्लस 0.00252, ठीक है 1 2 3 252। सो 50 इंटू 1.00252 इंटू, तो हमारा आंसर आता है 50.126। हमारी जो लेंथ की वैल्यू आ गई 50.126। ये तो आ गया हमारी फाइनल लेंथ। तो अभी हम लोगों ने डेल्टा एल कैलकुलेट कर लिया, तो वो हो जाएगा 50.126 माइनस 50 इक्वल्स टू 0.136 30 डेल्टा एल। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बढ़ाई ना बढ़ा के वहाँ पे ब्रांच का कैलकुलेशन कर दूँगा, फिर हम लोग फाइनल आंसर देंगे। दोनों सेम कैलकुलेशन ब्रांच के लिए भी करेंगे। अल्फा बी क्या है हम लोग का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर केल्विन। सो ब्रांच की फाइनल लेंथ क्या आएगी, L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी, और लेंथ तो सेम है 51 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 210। वापस हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा 50 इंटू 1 प्लस 0.0042, और हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आएगा 50.21 सेंटीमीटर। अभी आ गया हमारा फाइनल ग्रास की। यहाँ फाइनल हमको क्या चाहिए था, डेल्टा एल माइनस एल नॉट इक्वल टू 50.21 माइनस 50। सो डेल्टा एल की वैल्यू आती है हमारी 0.21। अब जो हमें आंसर है, फाइनल आंसर जो पूछा गया कि थोड़ी कंबाइंड रॉड जो है उसकी जो है हम लोग को लेंथ डिफरेंस फाइंड करनी थी। तो हम लोग एक बात समझेंगे कि दे आर फ्री टू एक्सपांड, मतलब उनके एंड से वो एक्सपांड हो सकते हैं, मतलब उनको इंडिविजुअली आप एक्सपांड करके जोड़ दोगे तो भी रिजल्ट सेम ही दिखाई देगा। वैराज कि उनको जोड़ के अगर आप हिट करके उनको एक्सपांड करोगे तो भी आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा, लेंथ उतना ही चेंज होगा। दूसरी बात जो बात है वहाँ पे थर्मल स्ट्रेस की, थर्मल स्ट्रेस तब आता है जब आप उसको कुछ तो ब्लॉकेज रखोगे जैसे कि वो एक्सपांड ना हो पाए। यहाँ पे जो है रॉड्स फ्रीली एक्सपांड हो सकते हैं, इसलिए कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा पीछे। सो हमारा जो आंसर हमारा डेल्टा एल है इज इक्वल टू डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल बी, इसको बी बोल देंगे और इसको डेल्टा एल एस बोल देंगे। इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो 0.126 प्लस 0.21 आ जाएगा, 0.336। ये है हमारा फाइनल आंसर। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, नो थर्मल स्ट्रेस, नो थर्मल स्ट्रेस क्योंकि दे आर फ्री टू एक्सपांड। तो ये है आपका फाइनल आंसर। एक बार देख लीजिए और फटाफट से इसे कॉपी कर लीजिए। तो हम सॉल्व करेंगे आज का तीसरा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है। A hole is drilled in a copper sheet. The diameter of the hole is 4.24 centimeter at 27 degrees Celsius. What is the change in the diameter of the hole when the sheet is heated to 227 degrees Celsius? Coefficient of linear expansion of copper is equal to 1.7 into 10 to the power minus 5 per Kelvin. इस सवाल में है क्या, इस सवाल में कॉपर शीट है, ये रही हमारी कॉपर शीट, और इसमें हमने एक होल ड्रिल किया जिसकी डायमीटर थी 4.24 सेंटीमीटर और ये 27 डिग्री सेल्सियस की बात। यह है हमारी इनिशियल स्टेज। अब क्या हुआ कि हमने इसे हीट किया और इसकी टेम्परेचर बढ़ा दी 227 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलेंगे T2। इस जो कंडीशन पे है शीट भी एक्सपांड करेगी और डायमीटर भी हमारा चेंज हो जाएगा। इनिशियल डायमीटर तक हम इसको डी नॉट बोलेंगे।
तो इसकी डायमीटर अगर चेंज हो गई है तो इसकी एरिया भी चेंज हो जाएगी। सो हमको अभी कैलकुलेट क्या करना है कि ये डायमीटर है कितना चेंज हुआ होगा वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जैसे ही ये हीट होगा तो जो डायमीटर कितना चेंज होगी कितना होगा वो वैल्यू फाइंड करना है। क्योंकि हम देखेंगे डेल्टा टी कैलकुलेट कर लेंगे हम यहीं से T2 माइनस T1 दैट इज 227 माइनस 27 डेल्टा टी की वैल्यू आ गई हमारी 200 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, तो ये हो गया हमारा डेल्टा टी तक। तो मैं पूछ रहा हूँ कौन चीज़ की वजह है अल्फा सी इज इक्वल टू 1.7 × 10⁻⁵ पर केल्विन। ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर जो गिवन था। अब हम लोग जानेंगे कि इनिशियल कंडीशन पे हमारी कुछ तो एरिया होगी ए नॉट। अब ये ए नॉट क्या होगी, ये सर्कल है तो इसका ऑब्वियसली आंसर आएगा कि इसकी एरिया होगी पाई आर स्क्वायर। आर हमें नहीं गिवन है, डी गिवन है, हमें पता है आर इज इक्वल टू डी बाई टू, जो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई इंटू डी बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। अब ये इनिशियल डायमीटर की बात है तो यहाँ पे भी डी नॉट और डी नॉट हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो ए नॉट की वैल्यू आएगी पाई बाई 4 इंटू 4.24 का स्क्वायर। फटाफट से हम कैलकुलेट करके इसके आंसर देखेंगे। 4.4944 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गई हमारी इनिशियल एरिया। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारी एरिया भी बढ़ जाएगी। तो वो एरिया को हम लोग कंसिडर करेंगे A1, ये हो गया एट 227 डिग्री सेल्सियस। एट 27 डिग्री सेल्सियस A1 इक्वल हो जाएगा A0 × 1 प्लस बीटा सी डेल्टा टी। अब बीटा सी क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है तो ये आ जाएगा सरफेशियल थर्मल एक्सपांशन का केस। यहाँ पे अल्फा गिवन है, हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन अल्फा और बीटा में कि 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा। सो यहाँ पे हमारा बीटा सी जो है या फिर बीटा ऑफ कॉपर हो जाएगा 3.4 × 10⁻⁵ पर केल्विन। हमने इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो आंसर आ जाएगा ये। हम इसे और इसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 4.4944 इंटू 1 प्लस 3.4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 200। हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा 4.4945 इंटू 1.0068। इसका आंसर आ जाएगा 4.5255 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने लिया है हमारा A1। अब हम देखेंगे कि हमारा A0 भी हमें मिल गया है, A1 भी हमें मिल गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि A1 जो इक्वल टू होगा पाई बाई 4 B1 स्क्वायर के इक्वल्स टू होगा। A1 की वैल्यू हमें पता है 4.525 पाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 B1 का स्क्वायर। अब देखें कि ये पाई से ये पाई कट हो जाएगा तो बच्चा ये थी। इससे हम B1 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तब तक आप इसे लिख लीजिए, मैं डायग्राम इरेज करके आपको आगे की सोल्यूशन दिखा दूँगा। हमने इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 4.525 इंटू 4 इज इक्वल टू B1 का स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड में साथ यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18.1 इक्वल्स टू D1 का स्क्वायर। इसका अगर हमने रूट लिया तो D1 इक्वल्स टू 4.2544। ये आया हमारा D1। D1 मतलब क्या है, हमारा डायमीटर है। जब हमारा टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस पे आ गया था, हमारा जो मेन है वो डेल्टा डी कैलकुलेट करने का, विच इज़ इक्वल्स टू D1 माइनस D0।
d1 है हमारा 4.2544 माइनस 4.24, फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे। 0.0144 इसका आंसर आ गया है जो है हमारा डेल्टा डी। तो हमारा चेंज इन डायमीटर है 0.0144 सेंटीमीटर। आप इसे एक बार देख लीजिए। हाँ, एक और बात है कि यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको ट्रांसफर करके डेल्टा डी इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर करेंगे, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप लिख सकते हैं। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आपकी स्क्रीन पे है अभी। The coefficient of volume expansion of glycerin is 49 into 10⁻⁵ per Kelvin. What is the fractional change in its density for 30 degree rise in temperature? तो इस क्वेश्चन में हमें जो है टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस, और हमें दिया गया है हमारा वॉल्यूम कोएफिशिएंट दैट इज 49 into 10⁻⁵ per Kelvin। सो अगर हमने V0 को इनिशियल वॉल्यूम बोला, अगर वॉल्यूम, और V को हमने बोला फाइनल वॉल्यूम, मतलब आफ्टर एक्सपांशन में वॉल्यूम होगा वो, तो हम लोग यहाँ पे P इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T लिख सकते हैं। ये दो अननोन है उसको वैसे ही रखेंगे हम। V इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस 49 × 10⁻⁵ इंटू 30 अगर हमने किया, हमें ब्रैकेट वाले पार्ट को फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे। V is equal to V0 into 1.0147। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे, इस पर आप ध्यान दीजिए। हम लोग V को यहाँ लेते आएंगे और इसको यहाँ लेके जाएंगे, जिससे हो जाएगा V0 अपॉन V इज इक्वल टू 1/1.0147। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया, V को यहीं पे रखा, सॉरी V0 को यहीं पे रखा, V को हम यहाँ लेके गए, और जो 1.0147 है इसको हम इस साइड लेके गए, तो ये 1/1 आ गया। ये एक स्टेप इम्पोर्टेंट था, बताओ क्यों? क्योंकि हम देखेंगे डेंसिटी इसके बारे में। अगर हमने रो नॉट बोला है इनिशियल डेंसिटी और रो बोला फाइनल डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएंगे, रो नॉट का फॉर्मूला आएगा m/V0 मास अपॉन वॉल्यूम, और रो के फॉर्मूले में आ जाएगा m/V। ये इनिशियल डेंसिटी के लिए इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल डेंसिटी के लिए फाइनल वॉल्यूम। अगर हमने इन दोनों का रेशियो लिया, रो अपॉन रो नॉट क्या हो जाएगा, m/V/m/V0। यहाँ m से m हो जाएगा कैंसिल, V0 आ जाएगा ऊपर, और रो अपॉन रो नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी V0/V। अब आप देख सकते हो कि मैंने V0/V को यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि इसकी वैल्यू सेम है। तो आप समझ गए हमने ऐसा क्यों किया। हाँ, हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल डेंसिटी चेंज जो आएगी डेफिनेटली इस तरह से, उसका फॉर्मूला है फ्रैक्शनल डेंसिटी चेंज जो है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन डेंसिटी डेल्टा रो अपॉन इनिशियल डेंसिटी। सो अब आप इतना लिख लीजिए, मैं ये गिवन पार्ट को इरेज करके आगे की सॉल्यूशन दिखाऊंगा। आगे देखेंगे हम ये फ्रैक्शनल डेंसिटी चेंज को वापस लिखेंगे, फ्रैक्शनल डेंसिटी चेंज इज इक्वल टू चेंज इन डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी, जो है यहाँ पे हम लोग सेम लिख देंगे। अब अगर हमने डिनोमिनेटर को दोनों में सेपरेट किया, तो ये आ जाएगा रो अपॉन रो नॉट माइनस 1। अब वापस से हमें मिल गया रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू है V0/V। V0/V की वैल्यू है ये। तो हम देखेंगे फ्रैक्शनल डेंसिटी चेंज जो होगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 1/1.0145
सॉरी 47 माइनस 1, फटाफट से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय this will be equal to minus 0.0145. So fractional density change है that will be equal to minus 1.45 into 10 to the power minus 2. ये जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि एज डेंसिटी इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी। सिमिलरली यहाँ पे डेंसिटी जो है डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है 30 डिग्री। सो दिस इज द केस हियर, डेंसिटी घट रही है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है। तो मेरे को इसे फटाफट से आप इसे लिख लीजिए। तो अब हम देखेंगे पांचवा और आज का आखिरी क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 जेईई मेंस में। क्वेश्चन आपके सामने है। यूनिफॉर्म cylindrical rod of length L and radius R is made from a material whose Young's modulus of elasticity equals to y. And this rod is heated by temperature T and simultaneously subjected to a longitudinal compressional force F. Its length remains unchanged. The coefficient of volume expansion of the material of the rod is nearly equals to। ये हमारा सवाल है। इस सवाल में हमारे पास कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है, हमें सब देखना है। हमारे पास एक सिलिंड्रिकल रॉड है, इसकी रेडियस r है और इसकी लेंथ l है, ठीक, रेडियस r, ठीक। अब इसकी एक तरफ से हम लोग को पड़ रहा है कंप्रेशनल फोर्स और ये जो लेंथ है टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से ये एक्सपांड करना चाहिए था, बट इसकी लेंथ अनचेंज रही, इसका लेंथ सेम रहा। मतलब हमारे पास एक कंप्रेशनल स्ट्रेन भी है, कंप्रेशनल फोर्स भी है, कंप्रेशनल स्ट्रेन भी है जो है इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए इसकी लेंथ अनचेंज रही। अब जो कंप्रेशनल फोर्स जो है या फिर कंप्रेशनल स्ट्रेन हम बोलेंगे, अभी कंप्रेशनल फोर्स देगा, कंप्रेशनल स्ट्रेन जो है वो इक्वल टू हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूला से हमें मिल जाए जो होगा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन कंप्रेशनल स्ट्रेन। कंप्रेशनल स्ट्रेन हम यहाँ से अलग निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई ए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। कंप्रेशनल फोर्स था, कंप्रेशनल फोर्स से कंप्रेशनल स्ट्रेन आ गया, कंप्रेशनल स्ट्रेन हमने यंग्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है ये वाला इससे निकाला, वाई इज यंग्स मॉड्यूलस जो गिवन है क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि हम थर्मल स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। अब हम डेल्टा टी को भी टी लिखेंगे बिकॉज डेल्टा टी इक्वल्स टू टी। सिंपल, इस बात समझ में आ गई। एल को हम यहाँ लिखाएंगे डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा टी। ये आ गया हमारा थर्मल स्ट्रेन, ये कंप्रेशनल स्ट्रेन है, कंप्रेशनल स्ट्रेन, ये हमारा थर्मल स्ट्रेन। इन दोनों को अगर हमने कंपेयर किया तो हम लोग को मिलेगा एफ अपॉन वाई ए इज इक्वल टू अल्फा टी। टी को हमने यहाँ पे आया तो अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई ए टी। ये आ गया हमारा अल्फा, दैट इज लीनियर कोएफिशिएंट। हमें चाहिए वॉल्यूम कोएफिशिएंट, तो हमें पता है कि जो हमारा लीनियर कोएफिशिएंट जो होता है ना अल्फा, that is equals to gamma upon 3. This implies 3 alpha equals to gamma. Yeah, relation between alpha and gamma. So 3 alpha equals to gamma. तो दोनों साइड में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। gamma is equal to 3 alpha is equal to 3f upon y a t। तो हम देखेंगे कि ये आ गया हमारा आंसर, बट ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शन में आर है जो रेडियस है, ये रेडियस हमारे पास
ऑप्शंस में है। रेडियस कैसे आएगा, हम एरिया पुट करेंगे। ये सिलेंड्रिकल है, मतलब इसका ये सब पे जो एक सर्कल होगा तो हम एरिया पे लिखेंगे a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो हमारा गामा आएगा 3f अपॉन वाई पाई आर स्क्वायर इंटू टी। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको ये ऑप्शन दिखे, ये आंसर दिखे तो उसे टिक कर देना। मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वहीं पे उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम थोड़े और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।